इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। गाइज, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वह ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। तो आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा वह नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन और भारत की आपत्ति नामक एक टॉपिक पर हम करेंगे। तो आगे बढ़कर देखते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ है व्हाट इज नेट ज़ीरो एंड व्हाट आर इंडियाज ऑब्जेक्शंस। दोस्तों, जब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के जरिए पेरिस जलवायु समझौते से बाहर आने की बात की गई, उसके बाद नई सरकार ने वापस आकर के जो बिडेन की नेतृत्व में उन्होंने वापस से पेरिस एग्रीमेंट में शामिल होने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में यूनाइटेड स्टेट्स के जरिए जलवायु परिवर्तन पर एक समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई सारे देशों को आमंत्रित किया गया है। तो यहाँ से यह पूरा मामला शुरू होता है, जिसमें नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन की बात शामिल है, भारत की उसको लेकर के आपत्ति शामिल है, पेरिस जलवायु समझौते की प्रक्रिया, क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत सारी बातें आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस समिट की जिसे लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट कहा गया है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बात करेंगे नेट ज़ीरो उत्सर्जन की, क्या होता है यह, भारत का पक्ष क्या है नेट ज़ीरो उत्सर्जन को लेकर के, भारत क्यों इसको लेकर के आपत्ति कर रहा है। बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस जलवायु समझौते के बारे में, चैलेंजेस कुछ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद बात करेंगे आगे की राह और एक सवाल रहेगा। आज का हमारा जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 से रिलेट करता है। तो बात करते हैं इस समिट के बारे में। तो हाल ही में भारत में यूनाइटेड स्टेट्स के जो विशेष दूत हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर के, वे अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं और इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वह आने वाली इस समिट में भारत के पक्ष को स्पष्ट करना है और भारत से एक तरह से आग्रह करना है कि वह नेट ज़ीरो के पक्ष में अपना समर्थन दे, क्योंकि भारत ने इस विषय को लेकर के अपनी एक आपत्ति जताई है और कुछ बातें कही हैं। तो पहले हम बात करते हैं समिट की। इसका आयोजन 22 और 23 अप्रैल को यूएसए द्वारा लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट नाम से इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें 40 देशों को आमंत्रण भेजा गया है, जिसमें भारत सहित बांग्लादेश, भूटान, चीन और रशिया, ऐसे कई सारे देश शामिल हैं। ठीक, और इसके अगर हम उद्देश्य की बात करें तो अमेरिका को पेरिस समझौते में वापस लाना, अमेरिका की प्रतिबद्धता जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के द्वारा लिए गए फैसले के बाद खराब होती हुई दिख रही थी, एक तरीके से प्रतिबद्धता से वापस जाता हुआ अमेरिका दिख रहा था, उसको वापस से लाना, अमेरिका की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करना, ये एक उद्देश्य है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 के लिए भी इसमें एक भूमिका बनाई जाएगी कि आने वाले समय में COP26 का आयोजन नवंबर में किया जाना है और इसका आयोजन ग्लासगो में किया जाएगा। ये एक फैक्ट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। ग्लासगो स्कॉटलैंड का एक शहर है, यानी ग्रेट ब्रिटेन में है, और इसी जो ये सम्मेलन होना है, इसमें COP26 में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं उसको लेकर के एक रूपरेखा यानी बनाई जाएगी, एक भूमिका के रूप में कार्य करेगा कि ताकि वहाँ पर जो पॉइंट डिस्कस किए जाने हैं, किन किन मुद्दों को वहाँ शामिल किया जा सकता है, इस आधार पर यहाँ कुछ बातचीत होगी। अमेरिका द्वारा 2050 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय करने की भी संभावना है। अमेरिका खुद के लिए एक प्रतिबद्धता जाहिर कर सकता है कि वह नेट ज़ीरो एमिशन के लिए 2050 तक की एक डेट अमेरिका के लिए तय करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन से देश हैं जिन्होंने नेट ज़ीरो की बात की है, तो फ्रांस और ब्रिटेन जैसे कुछ देशों ने यह बात कही है कि वे 2050 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन की ओर आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित उन्होंने कुछ कानून भी बनाए हैं। इसके अलावा जैसे यूरोपियन यूनियन एक समूह है, सब लोग इससे परिचित हैं ही, तो यूरोपियन यूनियन भी इस दिशा में कानून बनाने का प्रयास कर ही रहा है। इसके अलावा एक जो प्रमुख बात है वह है चीन। चीन ने 2060 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए अपना लक्ष्य स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में जो पर्यावरण विश्लेषक हैं उनका मानना है कि चीन द्वारा ऐसी प्रतिबद्धता जाहिर करना पर्यावरण की दिशा में एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम माना जाना चाहिए। तो ये कुछ पक्ष हैं जिसको लेकर के या इस जो आयोजन किया जाएगा समिट का, उसमें बात की जाएगी। तो अब बात करें नेट ज़ीरो उत्सर्जन की, जिसके बारे में इतनी बातचीत की जा रही है कि क्या है। तो नेट ज़ीरो उत्सर्जन को कार्बन न्यूट्रलिटी के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ नेट ज़ीरो उत्सर्जन का मतलब यह नहीं है कि कोई भी देश अपने उत्सर्जन को ज़ीरो कर देंगे, यानी देश उत्सर्जन करेंगे। अगर हम इसे समझें तो किसी देश के द्वारा जो उत्सर्जन किया जाएगा उस उत्सर्जन को वापस से एब्जॉर्ब करना कार्बन न्यूट्रलिटी की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाता है। यानी परिभाषा देखें तो एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी देश के ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को वायुमंडल से अवशोषित कर लिया जाए या हटा दिया जाए। तो जितना उत्सर्जन उस देश ने किया उसको वापस से वायुमंडल में उस पूरे उत्सर्जन को सिंक कर लिया जाए या फिर किसी तकनीक के जरिए हटा दिया जाए। इसमें अब बात की जाती है कैसे हटाएंगे या कैसे अवशोषित करेंगे। तो इसकी एक प्रक्रिया है कार्बन सिंक की, जिसमें वनों के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया जाता है या अन्य ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित कर लिया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड या वायुमंडल में जो अन्य गैसेस मौजूद हैं उनको जो बची हुई हैं उनको हटाने के लिए कार्बन कैप्चर और भंडारण जैसी फ्यूचरिस्टिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं। अब एक इसमें कंसेप्ट और है कार्बन नेगेटिव का। तो कार्बन नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि जितना उत्सर्जन देशों के द्वारा किया गया और जितना उन्होंने अवशोषित किया उसके बीच का अंतर। यानी अगर उत्सर्जन किया गया मान लीजिए 10 और अवशोषित किया गया 15, तो यह कार्बन नेगेटिव की स्थिति के रूप में देखा जाएगा। यानी उसके द्वारा किया गया एमिशन यदि उसके द्वारा किए गए एब्जॉर्प्शन से कम हो तो इस स्थिति को कार्बन नेगेटिव के रूप में देखा जाता है। और भूटान जैसे कुछ देशों को कार्बन नेगेटिव कंट्रीज के रूप में भी मान्यता दी गई है। अब ये जो स्थिति है कार्बन न्यूट्रलिटी की, तो अब जो आने वाला समय है उसमें विकसित देशों का मानना है कि अब हमें कार्बन न्यूट्रलिटी की दिशा में ही आगे बढ़ना चाहिए। उनका तर्क है कि 2050 तक वैश्विक कार्बन न्यूट्रलिटी जो है पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। यानी उनका कहना है कि हम पेरिस जलवायु के तहत जो हमने एक लक्ष्य रखा है कि 2 डिग्री सेल्सियस इस सदी के अंत तक जो हम तापमान को कम रखेंगे पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में, अगर हमें उसको प्राप्त करना है तो हमें कार्बन न्यूट्रलिटी जैसे कदम को भी शामिल करना होगा। यदि हम ऐसा कदम नहीं शामिल करेंगे तो ऐसी स्थिति में 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस भी जो हम तापमान में वृद्धि कर सकें तो भी बड़ा कदम होगा। यानी कि उनका कहना है कि 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस भी तापमान में कमी कर पाना मुश्किल होगा इसके बिना। ऐसे में भारत क्या कहता है, भारत के क्या तर्क हैं, भारत का क्या पक्ष है, इसकी बात करते हैं। तो भारत ने इस लक्ष्य को लेकर के यानी कार्बन न्यूट्रलिटी की बात को लेकर के आपत्ति जाहिर की है। भारत एक तरह से इसका विरोध में खड़ा हुआ एकमात्र देश दिखता है। भारत का कहना है कि 2015 के पेरिस समझौते में नेट ज़ीरो को लेकर के कोई भी रूपरेखा नहीं है और भारत इस समय पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत जो लक्ष्य तय किए गए थे उनकी दिशा में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और कई अध्ययन भी इस बात को बताते हैं कि भारत की स्थिति जो 2 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य रखा गया है उससे कम की उस दिशा में भारत की प्रगति बेहतर है। भारत ने इस जो नेट ज़ीरो वाली जो कहानी है उसको अपनाने से एक बात और तर्क दिया है कि अगले 2 से 3 दशकों में भारत का उत्सर्जन दुनिया में सबसे तेज़ गति से बढ़ने की संभावना है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है उच्च विकास की प्रक्रिया भारत के लिए एक बहुत ही आवश्यक कदम है, क्योंकि कई करोड़ों लोगों को भारत को गरीबी और बेरोजगारी से बाहर निकालना है। तो भारत इस दिशा में जब कदम बढ़ाएगा तो भारत के सामने अधिक उत्सर्जन की जो वृद्धि है वह संभावित रूप से होने वाली है। ऐसे में अगर भारत वनीकरण भी करता है तो उसके ज़रिए इस बढ़े हुए उत्सर्जन को कम कर पाना संभव नहीं होगा। अगर भारत उन तकनीकों की बात करता है कार्बन कैप्चरिंग जैसी, तो ये तकनीकें बहुत महंगी हैं। ऐसे में भारत का मानना है कि जब भारत पहले से ही एक कार्यक्रम के अनुरूप, एक जो वादा किया गया है वैश्विक स्तर पर उसके अनुरूप जब कार्य कर रहा है, तब एक नई तरह की वार्ता को छेड़ना उसके पैरेलली, उसके समानांतर किस हद तक जायज़ है। तो यह भारत का एक तरह से कहना है और पेरिस समझौते के उद्देश्यों को पूरा करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसा भारत का मानना है। क्योंकि इस समय जो विकसित देश हैं उन्होंने कई सारे समझौते जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस जलवायु समझौता है, उनके लक्ष्यों को पूरा करने के जो वादे हैं उसमें वे खरे नहीं उतरे हैं। भारत यह भी कहता है कि 2020 तक जो लक्ष्य पूरे किए जाने थे विकसित देशों ने उनको पूरा नहीं किया। जो तकनीक हस्तांतरण की बात की गई थी या फिर वित्तीय सहायता की बात की गई थी विकसित देशों के जरिए, उसमें भी उन्होंने उस वादे को पूरा नहीं किया। ऐसे में पहले उन वादों को पूरा किया जाना ज़रूरी होगा
ना कि एक अन्य प्रक्रिया की ओर बढ़ना। हालांकि भारत यह नहीं कह रहा है कि वह कार्बन न्यूट्रलिटी को पूरी तरह से नकारता है। इस दिशा में भारत प्रयास करेगा, लेकिन पहले जिन वादों को किया गया है उनको ही पूरा कर लिया जाए। तो बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस जलवायु समझौते की। हम तथ्यात्मक रूप से इससे संबंधित कुछ प्रमुख पॉइंट्स को समझ लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया और 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य था और यह यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुरूप है। उसके जो उद्देश्य है उसको यह पूरा करता है। इसकी एक खास बात यह है कि यह विकसित देशों पर बाध्यकारी है, जबकि अन्य देशों को जो विकासशील हैं या अल्प विकसित हैं उनको इससे छूट दी गई है। इसमें एक जो प्रमुख टर्म यूज़ की जाती है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो टर्म है वह है कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़, यानी कि साझी जिम्मेदारियां लेकिन अलग अलग तरीके से। यानी अगर विकसित देश ज़्यादा सक्षम हैं तो वे उत्सर्जन को कम करने की दिशा में ज़्यादा जिम्मेदारी लेंगे, ज़्यादा उत्सर्जन में कटौती करेंगे, जबकि विकासशील देश जिनके लिए उत्सर्जन इस वक्त आवश्यकता भी है, ऐसे में उनकी जिम्मेदारियां कम होंगी। साथ ही विकासशील देशों का यह भी कहना है कि विकसित देशों ने एक लंबे समय तक उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लिया है, उसके बाद ही वह आज की स्थिति में पहुँचे हैं। तो ये जो एक लंबा समय उन्होंने बिताया है वह कार्बन उत्सर्जन की वर्तमान स्थिति के लिए उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी तय करने की बात करता है। ऐसे में जो विकासशील देश हैं या अन्य देश हैं उनको भी एक लंबा समय दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकें और एक निश्चित स्तर को हासिल कर सकें। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी विकसित देशों की तुलना में कम होनी चाहिए, यही इस बात का मतलब है। बात करें पेरिस जलवायु समझौते की, तो दिसंबर 2015 में COP21 में से अपनाया गया पेरिस में और यह 4 नवंबर 2016 से लागू है। इसका उद्देश्य है इस सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना, और अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से आसपास या उसके कम रहे तो और भी बेहतर होगा। चूँकि एक उद्देश्य है 2 डिग्री सेल्सियस का, तो उस दिशा में प्रयास करने के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस की बात की गई है और यह कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ऐसे में कार्बन न्यूट्रलिटी की अगर हम बात करें तो भारत के लिए यहाँ पर एक जो चैलेंज होने वाला है वह है अंतर्राष्ट्रीय दबाव का, कि भारत पर अमेरिका में जो समिट आयोजित उन्होंने किया है, जाहिर सी बात है वहाँ पर भारत को इस चीज़ को लेकर मनाने का प्रयास किया जाएगा कि भारत उसका समर्थन करे। कार्बन न्यूट्रलिटी की एक जो बात है उसमें सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि विकासशील देश या विकसित देश जो भी इसमें शामिल होंगे, यह किसी भी तरह से उनके लिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती की बात नहीं करता। यानी अगर कोई देश इस स्तर तक सक्षम है कि वह अपने द्वारा किए गए कार्बन उत्सर्जन को तकनीक या वनीकरण या जो भी उसकी प्रक्रिया उसके माध्यम से कम कर लेता है, तो वह कार्बन उत्सर्जन कर सकता है। ऐसे में इसका जो सबसे ज़्यादा लाभ है वह विकसित देशों को मिलेगा। साथ ही इसकी जो जिम्मेदारी है वह विकासशील देशों और सभी के लिए साझे रूप से सामने आएगी। चूँकि विकासशील देश या फिर अन्य अल्प विकसित देश, उनके पास तकनीक की कमी है, उनके पास संसाधनों की कमी है, तो वह कार्बन न्यूट्रलिटी की दिशा में इतना बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। यह इसका बहुत ही मेजर पॉइंट है जो भारत का एक तर्क है इसको लेकर के आपत्ति करने का। तो बात करें क्या किया जा सकता है आगे की राह में, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को समर्थन जुटाना होगा। और चूंकि अब तक चीन भारत के समर्थन में रहता था एक विकासशील देश होने के नाते, लेकिन जो 2060 तक चीन ने कार्बन न्यूट्रलिटी की दिशा में बात कही उस लक्ष्य को पूरा करने की, तो इसके आधार पर भारत के लिए चिंता की बात है। ऐसे में भारत कई देशों को यह बात समझा करके अपने पक्ष में करने का प्रयास कर सकता है। हालांकि भारत इससे पूरी तरह से नकार नहीं रहा है कार्बन न्यूट्रलिटी की बात को, लेकिन ऐसे में भारत यह बात जरूर कह सकता है कि अन्य देशों के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वे उन्हें पूरा करने का प्रयास करें, और भारत ऐसा कह भी रहा है। पेरिस समझौते के कार्यान्वयन पर भारत का प्रमुख रूप से बल है कि उसके कार्यान्वयन पर, उसकी प्रगति पर बात की जाए। इसके अलावा भारत राष्ट्रीय स्तर पर जिन चीज़ों पर काम कर रहा है, जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को, जो नकारात्मक प्रभाव है उनको रोकने की दिशा में भारत इस वक्त जो काम कर रहा है राष्ट्रीय स्तर पर वह है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। तो यह एक राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनाई गई योजना है जिसके तहत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने की बात की गई है। इसके अंतर्गत 8 प्रमुख इसको सब डिविजन्स में या सब मिशंस में डिवाइड किया गया है।
जिसमें सोलर एनर्जी मिशन एक प्रमुख मिशन है। आप बाकी के जो नाम हैं उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और उनको अलग से पढ़िए कि वे कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसके अलावा भारत नीतिगत स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को अपनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। जैसे भारत सोलर के द्वारा सोलर सिस्टम के जरिए ऊर्जा जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके उत्पादन की बात कर रहा है। भारत ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात की है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल को अपनाने की दिशा में बात कर रहा है। तो ये बहुत सारे कदम हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की दिशा में बात करते हैं। इसके अलावा SDG गोल्स के अनुरूप भी कार्यक्रम भारत विकसित कर रहा है। तो यह भारत का एक सकारात्मक कदम है इस दिशा में। अब बात करते हैं आज के सवाल के बारे में। आज का सवाल है, नेट जीरो उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? बताइए कि भारत किस तरह पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। तो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के बारे में हमने बात कर ली। आप बताइए कि क्या है यह पूरी प्रक्रिया। इसके अलावा भारत ने किस आधार पर इसको अपनाए जाने या ना अपनाए जाने की बात कही है, और पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में भारत क्या क्या प्रयास कर रहा है। गाइज, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स का यह भी सवाल आया है कि उस जो सवाल हम यहाँ पर पूछते हैं कई सारे पॉइंट्स उसमें शामिल नहीं होते। तो आपको यहाँ पर ये करना है कि ऐसा कोई सवाल जो 2 या 3 सेक्शन में डिवाइड हो सकता है सेशन के दौरान बताई गई बातों को आप समझकर एक सेक्शन सॉल्व कर ले। अगर दूसरे सेक्शन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है उस समय आप इंटरनेट का उपयोग कीजिए, गूगल पर उन चीज़ों को सर्च कीजिए और पढ़ाई को अपने और बेहतर बनाइए, क्योंकि किसी भी एक सवाल के कई डायमेंशंस हो सकते हैं जिसमें आपको अलग से तैयारी करने की भी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी उत्तर को बेहतर तरीके से लिखने की। तो इसका प्रयास कीजिए। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।